गुड इवनिंग एवरीवन। इस वाली क्लास में हम करने जा रहे हैं फिजिक्स। लास्ट वाली क्लास में हमने केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे अब फिजिक्स वाला जो पोर्शन। आप लोगों ने ही कहा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन करना है, बायोलॉजी रहने देना है, क्योंकि बायोलॉजी आप सभी को नॉर्मल सा जो है वो सभी को आता है या समझ आ गई होगी। लगेगा कि आपको बायोलॉजी में भी थोड़ा बहुत करना है तो उसको भी थोड़ा बहुत रिविजन कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स और हिंदी में कहते हैं इसको भौतिक विज्ञान। तो मुख्यतः विज्ञान को तीन भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि नेचुरल साइंस है, फिर आपका फॉर्मल साइंस है, तीसरा है आपका सामाजिक साइंस जिसे आप कहते हैं सोशल साइंस। ठीक है, तीन प्रकार का होता है। इसमें से जो पहले प्रकार का है जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस पहला भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? भौतिकी के बारे में, क्योंकि रसायन विज्ञान के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है और जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। गणित और लॉजिक हुआ था फॉर्मल साइंस में, और सोशल साइंस में आता है आपका मानव व्यवहार और समाज। तो फिजिक्स में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? हीट के बारे में, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, स्पोर्ट्स, गैजेट एंड डिवाइसेस, मोशन, मेडिकल, फोर्स, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इन सभी के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो साइज इस फिजिक्स में सबसे पहले छोटा क्या होता है? सबसे छोटा जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, सॉरी, सबसे छोटा जो होता है वो एटम होता है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमने केमिस्ट्री में भी देखा था, केमिस्ट्री में देखा था जब हम बात कर रहे थे मैटर की। मैटर इज क्या होता है, या कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जिसका मास होता है कुछ, उसे आप मैटर कहते हैं, और उसमें कुछ पार्टिकल होते हैं। और ये हो गया आपका साइज ऑफ एन एटम कितना होता है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, कौन सा प्रयोग किया गया था, वो हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है जी। देन वी हैव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज वी हैव डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री। स्टार इन द यूनिवर्स, एनर्जी आउटपुट ऑफ द सन, मास ऑफ द यूनिवर्स। ये साइज आपको पता लग रहा है यहाँ से कि स्टार इन द यूनिवर्स कितने हैं? 10⁻24 स्टार्स अप्रोक्सीमेटली है ये भी। एनर्जी आउटपुट कितना होता है सन से? तो इतने जूल होता है। अब ये भी सभी जो है वो अप्रोक्सीमेटली डाटा है, ऐसा नहीं है कि इतना ही स्पेसिफिक डाटा है कितना ही करता है, एक मोटा मोटा सा डाटा है। एंड वाटर इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, उसे आप मास कहते हैं, उसे आप मैटर कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीसरी स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। प्लाज्मा स्टेट हो गई, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट हो गई। तो पांच हो गई टोटल। तो इस तरीके से डायमंड, जूस, क्लाउड्स, ये सभी चीजें हो गई। सबसे पहले इसमें आता है अब फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, हिंदी में कहते हैं इसको अदिश राशियां। अदिश राशियां, और यह सभी हम किसके लिए कर रहे हैं? एचएस के लिए कर रहे हैं। वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उन्हें स्केलर या अदिश राशियां कहते हैं। जिनकी केवल परिणाम होता है, उनकी दिशा नहीं होती है, उनकी कोई भी डायरेक्शन आपको दी नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लंबाई, लंबाई में आपको डायरेक्शन नहीं दी जा रही है। लंबाई में आपको डायरेक्शन नहीं दी जा रही है कि भैया 4 मीटर, 4 किलोमीटर, और दूरी उसमें कुछ आपको डायरेक्शन उसमें नहीं दी जा रही है। जैसे दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सभी किसके एग्जांपल हो गए? स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल हो गए। यदि किसी टेबल की लंबाई 4 मीटर हो तो यह लंबाई उस टेबल के केवल परिमाण को व्यक्त करती है। अतः लंबाई एक अदिश या स्केलर क्वांटिटी है। A scalar quantity is defined as the physical quantity with only magnitude and no direction। तो ये हो गया आपका। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसमें परिमाण भी होता है और साथ ही साथ में इसमें दिशा भी होती है। जैसे कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, कौन सी डायरेक्शन में हुई, ये भी बताता है। और साथ ही साथ में वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग, बल, भार, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हो गया, किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा है, और परिमाण भी आपको दे रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज, एक होता है इसमें डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी, दूसरा होता है यूनिट ऑफ क्वांटिटी। एक होता है डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी और दूसरा होता है यूनिट ऑफ क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी विद बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस दोनों में क्या होता है? डिफरेंस अब देखिए, यहाँ पर है स्केलर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड अब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है हमको नहीं पता है। लेकिन वेलोसिटी हमें क्या बता रहा है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर व्हिच मींस डायरेक्शन इज आल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पर ये बताया गया है कि इतने डिग्री नॉर्थ में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि 40 डिग्री नॉर्थ में जा रहा है, 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, और स्पीड इसकी है 45 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, दोनों क्लियर होगा, स्केलर और वेक्टर दोनों में क्या अंतर है, स्केलर वर्सेस वेक्टर। तो ये हो गया आपका लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, ये सभी याद होना चाहिए आपको। एग्जाम में ये पूछ जाता है कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। जहां पर इतना पूछा जाए, यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं दी जाए, बस डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, वहां पर आपको डायरेक्शन नहीं दी गई है। डायरेक्शन नहीं होगी तो वो स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन दी होगी तो इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स एज वी नो इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, फिर माप की आवश्यकता पड़ती है, मापन की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी चीज को मापना भी तो पड़ेगा, किसी चीज को जब आप मापेंगे तभी तो आपके पास कुछ कंक्लूजन आएगा। तो एवरी न्यू डिस्कवरी ब्रिंग्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड द लाइफ ऑफ इट्स पीपल। फॉर एग्जाम्पल, for the complete and the proper study of any phenomena, measurement of the quantity involved is essential। किसी भी चीज का आप आंकलन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको मेजरमेंट तो करनी पड़ेगी, मेजरमेंट करनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास वो उपलब्ध है चीज, तभी तो आप उसका कंक्लूजन निकाल पाएंगे। फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस हैज टू बी डन। सिमिलरली, measurement of volume, pressure, temperature is necessarily to study the study of the gas fully। अगर आपको वेट की जानकारी चाहिए, आपको मास की जानकारी चाहिए, आपको वेट जानना है, आपको जानना है मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो आपको इसकी क्वांटिटी भी तो पता होनी चाहिए कि वेट जो है वो कितना है, तभी तो आप आंसर निकाल पाएंगे। तो इसी के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। अब मेजरमेंट कैसे किया जाता है, देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट इज एसेंशियल दैट ऑल एग्री ऑन द स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। अब ऐसा ना हो कि कोई कहता है कि हमारे वहाँ कुछ और कहते हैं, उधर कुछ और कह देते हैं, अफ्रीका में कुछ और कह दिया, आप चले गए न्यूजीलैंड, वहां पर कुछ और, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और। इसीलिए क्या है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है। जैसे टेम्परेचर के लिए केल्विन मीटर, डिस्टेंस मीटर के लिए एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए सेकंड, टाइम के लिए मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए किलोग्राम, मास के लिए, और कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट। So when we say 100 kilogram or 10 kilogram or 10 hours, other understand we mean by them, what we mean by them। तो बाकी को पता लगना चाहिए कि आपने उनसे क्या कहा जब आप कहते हैं कि 10 घंटे हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो 10 घंटे हैं वो दूसरा कोई व्यक्ति 10 मिनट समझ रहा हो। इसीलिए हमें इन स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कितने हैं, 7 हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, practice of systematic measurements are very old in India. The following quote from Manusmriti amply illustrate this point. The king should examine the weight and the balance 6 months to ensure true measurements and to mark them with a royal stamp। ये मनुस्मृति में कहा गया है। तो इसलिए बैलेंस की बात वहां पर भी की गई है ताकि आपको मेजरमेंट का पता लग सके। और ये कह रहा है कि 6 महीने बाद आपको उसका देखना पड़ेगा और उसमें रॉयल स्टैंप लगानी पड़ेगी। ये मनुस्मृति का 8 चैप्टर और श्लोक 403 कहता है। राजा को प्रत्येक 6 माह में बाटों और तुलाओं का परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सही मापन सही है एवं उन्हें राजमुद्रित किया जाना चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देखते हैं इस तरीके से यूज किए जाते थे मापने के लिए। ये पत्थरों का भी यूज किया जाता था। तो हम यहाँ पर तो नहीं जाएंगे, सीधे डायरेक्टली आएंगे। तो भौतिक राशियों में मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित है। और ये 4 पद्धतियां कौन सी है, पहला है आपका सीजीएस, दूसरा है एफपीएस, तीसरा है एमकेएस और तीसरा है एसआई यूनिट्स। और इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, एक तो एसआई यूनिट जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, एसआई यूनिट तो पूछा ही जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको भी याद रख सकते हैं सीजीएस। यहीं से आपको पता लग रहा है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए क्रमशः सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर हो गया, जी से ग्राम हो गया आपका, और एस से सेकंड हो गया, इसलिए इसे सीजीएस कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस से क्या हो गया, देखो लंबाई के लिए क्या है, फुट, द्रव्यमान के लिए क्या है, पाउंड, और समय के लिए क्या हो गया, सेकंड। और सभी में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, एससी आ रहा है। इसका मतलब है समय के लिए सेकंड ही आ रहा है, टाइम के लिए जो है वो सेकंड ही आ रहा है। चेंज क्या हो रहा है, सीजी, एफपी और एमके। और एमके क्या कह रहा है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। तो ये है पहला सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। तो याद रख सकते हैं सभी को। फिर है आपका एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय माप तोल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। एमकेएस का ही, ये वाला ही, इसका ही एक परिवर्तित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक हैं। अब ये कौन कौन से हैं,
With the need of the agreed units in mind, the 40th General Conference on Weights and Measures held in 1971 adopted 7 base of fundamental units. These units form the SI units, जो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। ये वाले एक आपके इसमें बेसिक यूनिट होता है, दूसरा आपके डेराइव्ड यूनिट्स हो जाते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कैसे कैसे? एक बेसिक यूनिट, दूसरा डेराइव्ड यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब क्या हुआ? जो आपके पास दिए हुए हैं, ये बेसिक यूनिट हो गए। अब इसमें से अगर आप डेराइव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया मीटर स्क्वायर, मीटर का क्यूब, तो ये क्या हो गया? इसी से डेराइव किया गया है किलोग्राम स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने किलोग्राम को डेराइव किया। इसी तो ये तो क्या थी? ये एक फंडामेंटल यूनिट थी, बेसिक यूनिट थी। इस बेसिक यूनिट से आपने किसी चीज को डेराइव किया, तो आपकी डेराइव यूनिट्स हो गई। तो फंडामेंटल यूनिट कितनी होगी? 7। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्सेट्रा। इंटरनेशनल ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा नहीं जाऊंगा। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, और ताप का मात्रक केल्विन हो गया, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो गया, और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल हो गया। इंपॉर्टेंट, एक मोल पदार्थ की मात्रा वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों, परमाणु या अणु की संख्या 6.23 इंटू 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगैड्रो नियतांक या एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या होती है? पदार्थ की ही मात्रा जितनी स्मॉलेस्ट होती है, एक मोल की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी तत्व या परमाणु जो अणु की संख्या इतनी होती है, 6.023 × 10⁻23 होती है, उसे आप एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। डन, ये इंग्लिश में है यहाँ पर। और दो जो होते हैं इसके संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मात्रक में पहला आता है रेडियन, दूसरा आता है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन में क्या अंतर होता है? किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर 3D की बात नहीं हो रही है, 2D की बात हो रही है, सिंपल सी भैया। तो ये आपकी त्रिज्या है, ये यहां से लेकर के यहां तक कितनी है त्रिज्या। इससे ही लेकर आप एक चाप लगाएंगे, ये चाप लगाएंगे, जो यहां से कोण बनाएगा उसे आप क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। इस लंबाई के मात्रक, इस लंबाई, ये जो रेडियस है, इस रेडियस के ही बराबर आप यहाँ से चाप लगाएंगे, और जो ये एंगल बना रहा है उसे आप 1 रेडियन कहते हैं। रेडियन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन 2 रेडी। 2 रेडी, ये आर हो गया। इन सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क क्या हुआ? ये वाला लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गया? लेंथ ऑफ द आर्क बिटवीन द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। और दूसरा स्टेरेडियन क्या होता है? देखो, स्टेरेडियन किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। ये ठोसियों कोणों को मापने का मात्रक है। अब यहां पर देखिए, इसको आप 3D में मेजर करके देखिए, इसको आप 3D में मेजर करके रखिए। स्टेरेडियन एंगल ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, इसका एक कॉनिक सेक्शन ऑफ a sphere that has an angle of 1 radian at an apex and encloses an area on the surface of the sphere equal to the radius squared। तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा जब आप इसी के बराबर यहाँ पर चाप घुमाएंगे 3D में। अभी आपको 2D में दिख रहा है, बस सिंपल सा इतना है। अब दूसरा होता है फिर डेराइव्ड यूनिट, इसी से डेराइव करना है। Derived units are those which depend on the fundamental units or which can be expressed in terms of the fundamental units। जैसे कि एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का क्या होता है? मीटर, और ब्रेथ का क्या होता है? मीटर ही मात्रक होता है। तो मीटर, मीटर क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर। वर्क ऑफ एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों क्या होता है? अब देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को क्या कहते हैं आप? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य क्या हुआ? जब आपने फोर्स लगाई और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, उसमें विस्थापन भी हुआ। तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का आपको मात्रक देखना है, तो इससे आपको गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जूल, सभी करके जूल। या तो फिर अगर आप ये सिंप्लीफाई करते हैं तो किलोग्राम का हो गया, देखो किलोग्राम का हो गया केजी, मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, और सेकंड नीचे स्क्वायर है तो ऊपर जाएंगे तो सेकंड का -2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। और फोर्स का मात्रक क्या होता है?
फोर्स का मात्रक होता है किलोग्राम डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, यही था यहां पर लिखा हुआ, इनटू मीटर डिवाइड बाई आपको क्या करना है मीटर का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है मीटर का स्क्वायर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया आपका ये किलोग्राम इनटू मीटर डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर। तो वैसे ही अगर आपको यहां पर करना है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही याद रखना चाहते हैं, प्रेशर का जो ये है डिराइव यूनिट है वो है पास्कल, रेजिस्टेंस का है ओम। तो ये थोड़े बहुत है जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स का न्यूटन हो गया, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट हो गया, कैपेसिटेंस का फराड हो गया, इंडक्टेंस का हेनरी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स वीबर WB से लिखते हैं इसको, एनर्जी वर्क हीट जूल हो गया, एंगल का रेडियन और रेडियो एक्टिविटी का बैकेट हो गया, VQ से लिखते हैं इसको, याद रखना है एग्जाम में पूछा जाता है कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस। प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10, जब आप कहते हैं कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, उसको क्या कहते हैं। तो अगर 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, पहला 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो किलो, 10 की पावर 3 को आप क्या कहते हैं, 10 की पावर 3 क्या कहते हैं, किलो कहते हैं ना, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यही हुआ 10 की पावर 3, तो उसको आप किलो कहते हैं। तो डेका हेक्टो किला किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। वैसे ही अगर 10 की पावर माइनस में लिखा गया है, माइनस में आप क्या करेंगे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो, अगर माइनस में लिखा गया है तो थोड़ा बहुत इनको याद रख लीजिएगा अगर एग्जाम में पूछे गए तो। बाकी ये तो आपको पता ही होंगे, लंबाई के जो मात्रक हैं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है 10 की घात 3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, एक तो यहाँ पर भी होगा देखो नैनो, ये हो गया आपका नैनो, ठीक है। और फिर हो गया पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, और भार का मात्रक जो अगर दिखाया है 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम, 10 की घात 3 ग्राम, और 1 नैनोग्राम में 10 की घात -9 ग्राम। तो ये हो गया हमारा जो हमने अभी देखा यहाँ पर, डेको हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो योक्टा। तो यही सब हमने अभी वाले लेक्चर में किया। Then we have order of magnitude of some masses and order of magnitude of sub lengths. इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का कितना मास होता है। जैसे कि यहां से शुरुआत करते हैं, एंड रेन ड्रॉप, जाइंट एमीबिया, फ्लू वायरस का, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में आ रहा देखो 10 की घात -30, और ये तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, पहले भी तो कवर कर चुके हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का, और चार्ज कौन कौन से होते हैं उस पर। फिर है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम लेंस, रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ विजिबल यूनिवर्स। इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपके एचएस से लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉजिक लगता है ना इस क्वेश्चन में, इसीलिए जो लॉजिक वाले क्वेश्चन है वो आपके एचएस पॉइंट ऑफ व्यू से, एचएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर अब चलते हैं एसआई यूनिट, अब हीट वर्क, वर्क एनर्जी पर चलते हैं अब। अच्छा वर्क एनर्जी पर है, नहीं नहीं, अभी एसआई यूनिट पर ही है। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल और कैलोरी, जूल और कैलोरी ऐसे यूनिट ऑफ पावर जिसे आप शक्ति कहते हैं इज वॉट। ये कार्य हो गया और ये हो गया वर्क, ठीक है। ओके, एंड 1 हॉर्स पावर एग्जाम में पूछा गया है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 7.7 वॉट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव मैक, अति तीव्र चाल मापने की इकाई है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। तो अति तीव्र चाल मापने की इकाई है मैक, क्या है, जो बहुत ही फास्ट चल रहा है। और किसी भी ध्वनि में, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल को, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल को क्या कहा जाता है, एक मैक कहा जाता है। एक मैक यानी कि किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो कितनी है उसे कहा जाता है एक मैक। अगर एक मैक से अधिक चाल हो तो उसे आप कहते हैं सुपरसोनिक, एक मैक से अधिक चाल हो तो आप उसे कहते हैं सुपरसोनिक, और 5 मैक से अधिक चाल को आप कहते हैं हाइपरसोनिक। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है।
जिनकी स्पीड जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है। अब 5 से ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे उसको, हाइपरसोनिक। 1 से ज्यादा है तो आप कहेंगे उसको सुपरसोनिक। 1 से अधिक, अगर मान लीजिए 1 के बराबर ही, ट्रांसोनिक कहेंगे। अगर 1 से कम है तो उसे आप सबसोनिक कहेंगे। अगर एक मैक से भी कम है, यानी कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल से भी उसकी चाल कम है, तो उसे क्या कहेंगे आप, उसको सबसोनिक कहेंगे। और मैक नंबर कैसे निकालते हैं आप, ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ साउंड। पर ये तो याद नहीं रहना, लेकिन इसको याद रखना, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, इसे क्या कहते हैं। तो कुछ एक मिसाइल जो होती हैं, देखिए सबसोनिक है, ये सबसोनिक मिसाइल हो गई, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो 1 मैक से कम है, इसे इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, सबसोनिक। वो उसमें आपका क्रूज मिसाइल आ जाती है, 0.8 मैक है इसकी, देखो 0.17 माइल्स पर सेकेंड। सुपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल। हाइपरसोनिक क्या होती है, जो फ्यूचर मिसाइल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, 5 मैक से भी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, तो उसे आप कहते हैं हाइपरसोनिक। देन वी हैव मापने की इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल दूरी कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी कहते हैं। और इसका सही मान जो है वो इतना है, या फिर आप इसको कहते हैं 93 मिलियन मील, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे कहा जाता है। या फिर आप कहेंगे एक खगोलीय जो इकाई है इज इक्वल टू 149.60 इंटू 10⁻11 मीटर, दैट इज योर 1 AU। ये हो गया, देखो ये सूर्य हो गया, ये इधर सूर्य हो गया, और इधर ये पृथ्वी हो गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 4.8481 इंटू 10⁻⁻6 पार्सेक। तो पार्सेक्स अगर आ गया या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गया, पार्सेक आ गया, तो यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है कई बार। डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द ये 1 AU इज इक्वल टू, ये याद रखना है, ये इंपॉर्ट ये है कि 1 AU कितने पार्सेक के बराबर होता है, 1 AU कितने पार्सेक के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जो प्रकाश रिक्त स्थान यानी निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। तो डिस्टेंस का ही मात्रक है ये देखो, ये तो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन और इस पृथ्वी और सन के बीच की दूरी को। लूनर डिस्टेंस क्या हो गया, इसके बीच की दूरी को जो चंद्रमा है। और ये हो गया लाइट ईयर, कि लाइट के द्वारा एक साल में कितनी दूरी तय की गई है, एक वर्ष में कितनी दूरी तय की गई है। देखो, तो एक वर्ष में 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60 कर दिया जाएगा, और इतना सेकंड आपके पास आ जाएगा। तो प्रकाश एक सेकंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर, या आप कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना, प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर, अगर वहां पर कोई भी चीज ना हो। यानी ये बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जहां पर एनवायरमेंट है उसकी बात हो रही है, नहीं, जहां पर कुछ भी नहीं है, एनवायरमेंट ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर एनवायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पर एक सेकंड में कितने चल रही है, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है फिर, प्रकाश एक सेकंड में तो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, ये बोल रहा है कि एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा फिर वो। अगर प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, ध्यान से सुनना, अगर प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वो 365 दिनों में कितनी दूरी तय करेगा, एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा, यही तो कह रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अब इसको गुना करना पड़ेगा एक साल से, 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60, तो ये आ जाएगा आपके पास, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए डिस्टेंस यूनिट ऑफ डिस्टेंस है ये भी तो कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है अब। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। तो वैक्यूम में है, एक साल में कितनी दूरी तय कर रहा है। आपको पता है कि लाइट जो है वैक्यूम में एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो फिर लाइट एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा, 1 light year is equal to 9 into 9.46 into 10⁻15 meter. Velocity of the light in a vacuum is इतनी, velocity of the light in vacuum is 3 into 10⁸ meter per second, या आप कह सकते हैं इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
देन वी हैव अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली कितनी दूर है हमारे से, 8.3 लाइट मिनट्स फ्रॉम द सन। और उसके बाद जो स्टार है नॉर्थ स्टार, जो नॉर्थ स्टार आपको दिखता है, ध्रुव तारा जो दिखता है आपको, 320 लाइट ईयर्स फ्रॉम द नॉर्थ स्टार। पोलारिस 2.5 मिलियन ईयर लाइट ईयर फ्रॉम एंड्रोमेडा, आवर क्लोजेस्ट नेबरिंग गैलेक्सी। तो सिंपल से ये जो दिया गया है टाइम का ही दिया गया है, तो अर्थ जो है वो कितनी दूर है इन सभी से। देन वी हैव पारसेक, तो एक हो गया हमारे पास लाइट ईयर, दूसरा हो गया हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और तीसरा है हमारे पास पार्सेक। तो पार्सेक किसका मात्रक है, लंबाई का ही मात्रक है। पार्सेक की लंबाई 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। पार्सेक का प्रयोग खगोल शास्त्र करते हैं। इनकी लंबाई त्रिकोणमितीय दिग्भेद पर आधारित है, जो सितारों के बीच की दूरी, किसके बीच में, सितारों के बीच की दूरी को नापने में इनका प्राचीन तरीका है। एक पार्सेक पृथ्वी के, एक पार्सेक क्या है, अब इसको ध्यान से सुनना है आपने क्योंकि एग्जाम के लिए जरूरी है। फिर से, एक पार्सेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की बहुत दूरी है जब वो पिंड एक आर्क सेकंड के दिग्भेद कोण पर होता है। अब आर्क सेकंड का मतलब क्या है, ये छोटा सा एंगल, क्योंकि इतनी दूर है ये चांद सितारे हमसे, तो एंगल निकालना बहुत मुश्किल है। एंगल निकालना बहुत मुश्किल है। अंगूठे को आपने नजदीक जिस रखा, दूर 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 रखा, तो देखो बहुत दूर ले जाएंगे तो थोड़ा सा एंगल मूव करेगा, थोड़ा सा एंगल मूव करेगा। लेकिन जब आपने इधर किया तो एंगल बहुत ज्यादा मूव करेगा। अंगूठा आपने बिल्कुल एक आंख बंद करके, एक आंख बंद करके अंगूठा अपने बिल्कुल आंखों के सामने लाना है, फिर उसको दूर दूर कर दूर 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 करते जाना है। बहुत दूर कर लेंगे तो एंगल का आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई कितना मूव किया उसने, बहुत ही ज्यादा दूर उस कितना एंगल मूव किया। तो उस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, पार्सेक का यूज करते हैं। तो ये जैसे यहाँ पर है सन और स्टार, इनके बीच की जो दूरी है, या इनके बीच की दूरी को मापने का प्राचीन तरीका है। तो आपको पता है कि यहाँ अर्थ है, अर्थ और सन के बीच की दूरी 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और ये डी क्या हो गया, डी इज पार्सेक, डी इज पार्सेक, यानी कि स्टार और सन के बीच की दूरी जो है वो क्या है, पार्सेक। तो 1 पार्सेक, पार्सेक की वास्तविक लंबाई कितनी होती है, 30.86 किलोमीटर, या आप ये भी कह सकते हैं, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर, या आप कह सकते हैं 3.262 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। और एग्जाम में पूछ जाता है, डिफाइन द डिस्टेंस एसोसिएटेड विद 1 आर्कसेक ऑफ द पैरेलैक्स, द लार्जेस्ट यूनिट इज साइंस, द लार्जेस्ट यूनिट इन साइंस, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट ईयर में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, पार्सेक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा लास्ट वाले इक्वेशन को, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 10.086 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 आना, और इज इक्वल टू इतने एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इज इक्वल टू इतने लाइट ईयर। डब्सन यूनिट होती है एक, 1 डब्सन यूनिट इक्वल्स 1/100 ऑफ द मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी। तो किसको मापने का तरीका है, ये है डब्सन यूनिट इक्वल्स टू 1/100 ऑफ मिलीमीटर थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। तो वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है, उसे आप डब्सन यूनिट कहते हैं। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा डब्सन में व्यक्त करते हैं। तो किसको मापने की है, किसी भी गैस की मात्रा को मापने का ये तरीका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर माइक्रोन, माइक्रोन क्या है, लंबाई का एक सूक्ष्म सूत्र है जो जीवाणु या बैक्टीरिया के आकार को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। माइक्रोन बहुत छोटी यूनिट, बहुत छोटी, तो जैसे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। द माइक्रोमीटर और द माइक्रोमीटर, also commonly known as micron, is a unit of the length of international system of the units equaling 1 to 10⁻⁻6 meter, that is 1 millionth of a meter. Size of representative bacteria, viruses, yeast and eukaryotic cells. तो अलग अलग साइज दिया गया है, जैसे कि आप इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, वायरसेस का साइज कितना होता है। जैसे ये वायरसेस है, माइक्रोप्लाज्म है, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, माइसीलिया हो गया। तो इसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, इन सभी को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। लेकिन इधर लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है माइक्रोप्लाज्म या बैक्टीरिया को देखने के लिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को देखने की जरूरत होती है, जैसे वायरसेस हो गए हैं। वायरसेस देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, बहुत सूक्ष्म होते हैं, देख नहीं पा सकते हैं, बहुत देखा नहीं जाता उनको।
इंस्ट्रूमेंट हो गए, यहाँ पर यूज हो गया, जैसे कि बैलोमीटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेडिएशन बाय मींस ऑफ द राइज इन टेम्परेचर। हाइड्रोमीटर इज व्हाट? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइग्रोमीटर क्या होता है, लेक्टोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो हाइड्रोमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइड्रोमीटर डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको पानी से याद रख लीजिए, उसको भी हाइड्रोमीटर को पानी से याद रख लीजिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की बात हो रही है ना। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ऑफ गैस और अ गैस। ये एग्जाम में पूछा गया, रिसेंटली ये एग्जाम में पूछा गया कि हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज होता है? तो मेजरिंग ह्यूमिडिटी। लेक्टोमीटर क्या होता है? मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिल्क। एनियोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड फोर्स, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड फोर्स, एनियोमीटर। सेलेनोमीटर क्या होता है? सेलिनिटी। अल्टीमीटर, एल्टीट्यूड। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रिक करंट्स को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर्स। देन वी हैव टेलीस्कोप, तो ये आपको पता है, माइक्रोस्कोप भी पता है आपको, स्टेथोस्कोप भी पता है क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं रहते हैं आप। एंडोस्कोप क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज टू एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ हेलो ऑर्गन और कैविटी ऑफ द बॉडी, तो उसको एंडोस्कोपी, जैसे एंडोस्कोपी करते हैं ना, शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम चली हुई है उसको मापने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। देन वी हैव पेरिस्कोप, apparatus with a tube or a mirror by which an observer in a trench, submerged submarine or at a back of the crowd etc can see things otherwise out of the sight। मतलब से क्या है इसका? पेरिस्कोप इस तरीके से होता है, ये पानी हो गया, ये पानी के ऊपर से इसको ऐसे निकाला जाता है, यहाँ पर लेंस लगा होता है, यहाँ पर लेंस लगा होता है और यहाँ पर भी लेंस लगा होता है, ये टकरा करके जो पानी के अंदर व्यक्ति है, जो पानी के अंदर व्यक्ति है वो उसको देख पाता है, उसे आप पेरिस्कोप कहते हैं। सीस्मोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द फोर्स, डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ अर्थक्वेक्स, सीस्मोग्राफ हो गया। कार्डियोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट मूवमेंट्स। रेडियोग्राफ क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। नाउ वी हैव मैकेनिक्स, जिसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। मैकेनिक्स और यांत्रिकी, मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, फोर्सेस अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। तो यांत्रिकी भौतिक का क्षेत्र है जो भौतिक वस्तुओं की गति से संबंधित, जैसे भौतिक वस्तुओं की गति से संबंधित, आप कहते हैं न्यूटन का लॉ, तो न्यूटन के लॉ में आप क्या कह रहे हैं कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही है जब तक उसको उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अगर आप कह रहे हैं थर्ड लॉ में कि आपने जितनी फोर्स लगाई उतनी वापस भी लगेगी, तो इसका इक्वल एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है। तो आप किस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, आप लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो वो यांत्रिकी की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें इसमें पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या है और दूसरा मोशन क्या है। रेस्ट और मोशन, कोई भी वस्तु स्थिर है, देखो ये वस्तु स्थिर है, कोई चल रहा है, कोई मोशन में है, जैसे उड़ता हुआ ये पंछी, चलता हुआ इंसान, बॉल जाती हुई, ये तितली उड़ती हुई, तो ये सारे के सारे मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if its position does not change with respect to a fixed point in its surroundings। तो जैसे कि इसके सराउंडिंग में कह रहे हैं ना, ऐसे तो हम नॉर्मली भी कह सकते हैं कि भैया पृथ्वी तो घूम रही है, तो रेस्ट पे कैसे हुए फिर? हम कह रहे हैं फिक्स पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। अगर आपके सामने एक बिल्डिंग है, आप भी वहीं पर हैं और आपकी बिल्डिंग भी वहीं पर है, तो इसका मतलब वो स्थिर है। अगर वो बिल्डिंग भी मूव कर रही हो, आप भी मूव कर रहे हो, इसका मतलब आप स्थिर नहीं है। जैसे कि आप सड़क पर बस देखते हैं, सड़क पर बस देख रहे हैं अपने घर से, तो जब आप अपने घर से देख रहे हैं, आपका घर जो है वो स्थिर है, लेकिन वो बस जो है वो मूव कर रही है। A body is said to be in motion if its position continuously changes with respect to its surrounding, changes with time। वर्ड फ्लाइंग, फ्लाइंग बर्ड, बॉय प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हो गया। इसमें अब आता है पहला जो चीज समझने के लिए है, दूरी। गति करती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी अदिश राशि है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन है नहीं। दूरी का मान सदैव धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर आप चल रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ दूरी तय की, कुछ ना कुछ दूरी तय की, चाहे आपने 1 मीटर की, चाहे कुछ भी किया, आपने एक पैर ही हिला दिया हो, हाथ हिला दिया हो, लेकिन आपने दूरी तय की, तो नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि दूरी जो हो वो नेगेटिव में हो। तो जो कह रहा है कि पॉइंट ए से चला और पॉइंट सी तक पहुंचा, तो कितनी दूरी तय की उसके द्वारा? पहले वो यहाँ पर गया, बी के घर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, तो देखो 4 किलोमीटर यहाँ से दूरी तय की उसने और 3 किलोमीटर, ये जो था ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर।
लेकिन वो क्या हुआ, पहले घूमते हुए यहाँ पर बी के घर गया, बी को बोला कि भैया हमारे साथ चलो, बाजार जाना है। तो सी यहाँ पर जंगल, या जंगल गए कहीं पर घूमने, तो ए पहले यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, तो दूरी कितनी तय की गई है, 4 से 3 7, और मान लीजिए यहाँ से वापस आ गया, 7 5 12, 12 मीटर दूरी तय की है। डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो मोशन के दौरान उसने कितनी दूरी तय की है, उसे आप कहते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर इसी में एग्जांपल देख लीजिए। तो मैंने कहा कि अगर उसकी दूरी की बात आई, तो दूरी की बात आई, पहले यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, ऐसे करके 7 मीटर। लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रारंभिक और अंतिम के बीच में न्यूनतम जो दूरी है उसे आप विस्थापन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी थी, जाना तो यहीं पर था दोनों ने, लेकिन एक यहाँ से घूम करके गया, तो न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या हो गया, विस्थापन हो गया है, जो एक सदिश राशि है। विस्थापन का ऐसा मात्रक जो है मीटर है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हो सकता है, लेकिन दूरी नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड टू बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स जीरो। यहाँ पर एक्स एफ क्या है, रेफर टू द वैल्यू ऑफ द फाइनल पोजीशन, रेफर टू द वैल्यू ऑफ द इनिशियल पोजीशन। डेल्टा एक्स इज द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। जैसे कि यहाँ पर है एक्स जीरो, तो एक्स जीरो क्या है, इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल पोजीशन, सॉरी एक्स जीरो इज द इनिशियल पोजीशन, यानी कि पहले कहां पर थी वो, यहाँ पर मैडम यहाँ पर थी पहले, लिखते लिखते कहां पर पहुंच गई, यहाँ पर, तो ये एक्स एफ हो गया, फाइनल पोजीशन हो गई। तो 1.5 मीटर से चलकर कहां पर पहुंचे, 3.5 मीटर तक, 3.5 मीटर तक। अब यहां से यहां पर क्या हुआ, डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज कितना हुआ, डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स जीरो। एक्स एफ क्या है, 3.5, और एक्स जीरो क्या है आपके पास 1.5, 3.5 में से 1.5 आपने निकाल दिया, आपके पास 2.5 आ गया, 2.5 आ गया, और ये किसमें आया, प्लस। मोशन टू द राइट इज पॉजिटिव वेयर एज मोशन टू द लेफ्ट इज नेगेटिव। अगर वो मैम इस तरफ आती, उल्टी की तरफ आती, पीछे की तरफ आती, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता, फिर नेगेटिव में हो जाता। अब ये क्या है, पॉजिटिव में। नाउ कंसीडर द पैसेंजर दैट वॉक्स रिलेटिव टू द प्लेन। इसमें भी आप वैसे ही फॉर्मूला लगा करके एक्स एफ माइनस एक्स जीरो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है, रेड टू प्लेन जा रहा है। अब ये व्यक्ति जो है, अब प्लेन इधर जा रहा है, प्लेन इधर की ओर जा रहा है, ये व्यक्ति जो है, वो इधर की ओर चल रहा है। ये वाला व्यक्ति देखो, ये किसमें, प्लेन जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये जा रहा है इससे उल्टी डायरेक्शन में। तो एक्स एफ माइनस एक्स जीरो करेंगे, एक्स जीरो उसकी पोजिशन जो थी वो यहाँ पर थी, यहाँ पर थी एक्स जीरो, इसकी पोजीशन कितनी थी, 6.0 मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये व्यक्ति पीछे क्यों चले गया, प्लेन इधर जा रहा था, ये पीछे क्यों चले गया, तो कहां पर पहुंचा, अब 2.0 मीटर पर पहुंचा। तो आपने माइनस कर दिया, एक्स एफ माइनस एक्स जीरो, तो 2 में से 6 निकाल दिए, -4 बच गए। इसका मतलब वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, या जिस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा है। चाल क्या होता है, एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को आप चाल कहते हैं। स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, द कार इज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड। जैसे हम कहते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है, इसका अर्थ यह है कि 50 किलोमीटर की दूरी वह 1 घंटे में तय करता है। चाल को v द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जब चाल का सूत्र निम्न होगा। तो चाल क्या हुआ, चाल इज इक्वल टू दूरी डिवाइडेड बाई समय। दूरी कितनी तय की उसने, कितने समय में दूरी तय की है। अगर वो कह रहे हैं भैया 50 किलोमीटर दूरी तय की है और 2 घंटे में की हुई है, तो उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। 50 किलोमीटर उसने 2 घंटे में ट्रेवल किया, तो यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि भैया अगर कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वो 2 घंटे में पहुंच जाता है वहां पर, 50 किलोमीटर उसने 2 घंटे में तय कर लिया, तो उसकी चाल बताइए। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी दैट रेफर हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हम कह रहे हैं यहाँ पर हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, नॉट इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग।
तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये, यहाँ से ये मूव कर रहा है यहाँ पर 25 माइल्स पर आवर। और दूसरा आपके पास आता है वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड ऊपर क्या देखा मैं स्पीड में, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितने फास्ट जा रहा है वो, ऑब्जेक्ट की तो बात की, लेकिन ये क्या है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, की पोजीशन उसकी चेंज कितने में हो रही है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में हुए विस्थापन की वस्तु को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा, किसमें, निश्चित दिशा, यानी किसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी विद स्पीड, वेलोसिटी इज अ स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी इज स्पीड विद अ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एज सच वेलोसिटी इज डायरेक्शन अवेयर। यहाँ पर डायरेक्शन आपको बताई जाएगी कि भैया वो कहाँ गया, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, लेकिन किधर, वेस्ट। वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, लेकिन किधर, ईस्ट। तो यहाँ पर स्पीड का मेंशन किया जाएगा आपको, वेलोसिटी इज अ स्पीड विद अ डायरेक्शन। सिंपल सी बात हो गई। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फिर, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन, ये क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन पोजीशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स एफ माइनस एक्स जीरो। ऊपर याद हो तो चेंज इन पोजीशन तो होता कि फाइनल में से इनिशियल गया कितना गया, ऊपर देखा हमने अभी, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कर दिया आपने। तो एवरेज वेलोसिटी आप यहां से निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो आप निकाल सकते हैं यहां से, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हो गया, in which the displacement occurred, the average velocity can be positive or negative depending upon the sign of the displacement. The SI unit of the average velocity is meter per second. ये इसका फॉर्मूला हो गया। चाल और वेग में अंतर क्या है फिर, किसी वस्तु की चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जबकि वेग की अगर बात की जाए तो किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। वेलोसिटी जो है वो कैसी हो सकती है, स्पीड, ये क्या था, ये है स्पीड। ये बोल रहा है कि स्पीड जो है वो धनात्मक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कि कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो 0 किलोमीटर पर आवर खड़ी है ना, जा तो नहीं रही कहीं, लेकिन किसी वस्तु का वेग जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ये ऋणात्मक भी हो सकता है वेग, जैसा कि हमने ऊपर देखा था जब वो प्लेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो व्यक्ति। जो एक अदिश राशि है, चूंकि इसमें दिशा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, दिशा होती है, जो हमने ऊपर देखा। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है, मात्रक सेम ही है। इनका मान बे के बराबर या उससे अधिक होता है, बे का मान चाल के बराबर या उससे कम होता है। किसी समय अंतराल के लिए चाल के मान अनेक हो सकते हैं और किसी समय अंतराल के लिए वेग का मान केवल एक ही दिशा में हो सकता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन देन, त्वरण किसे कहते हैं? Acceleration is the name given to any any process where the velocity changes. हमने देखा स्पीड, हम देख रहे हैं फिर वेलोसिटी। स्पीड में क्या देखा हमने कि यह कितनी स्पीड से जा रहा है, ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है। वेलोसिटी में हमने क्या देखा, स्पीड विद डायरेक्शन। हमको स्पीड में बताया गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, हमको वेलोसिटी में बताया कि 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट जा रहा है। एक्सेलरेशन में क्या बोल रहा है, अब ये एक्सेलरेशन बोल रहा है कि वेलोसिटी जहां पर चेंज हो रही है, सिंस वेलोसिटी इज अ स्पीड एंड अ डायरेक्शन, देयर आर ओनली टू वेज फॉर यू टू एक्सेलरेट, चेंज योर स्पीड और चेंज योर डायरेक्शन। अब यहां पर एक्सेलरेट करने के लिए आपके पास दो ही चीजें हैं, दो ही तो चीजें हैं आपके पास, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज अ स्पीड एंड अ डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, स्पीड और डायरेक्शन तो है। तो यहां पर आपको दो ही चीजें चेंज करनी पड़ेगी, या तो आप चेंज कर लो अपनी डायरेक्शन, या तो आप चेंज कर लो स्पीड, आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक क्या हुआ, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय अंतराल। वेग में परिवर्तन, चाहे वो स्पीड में परिवर्तन हो, चाहे वो डायरेक्शन में परिवर्तन हो। तो a इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू, जिसमें v जो है वो अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है और t जो है वो समय अंतराल है। दो ही चीज तो चेंज करनी है आपको ना, स्पीड और, सिंपल सा हो गया। यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है। आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप।
आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम चेंजिंग डायरेक्शन। दो ही तो वे हैं, या तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करो या तो फिर आप अपनी स्पीड चेंज करो, यही तो है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज। जहां पर वेलोसिटी में चेंज हुआ, अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा? या तो आप डायरेक्शन में चेंज करो या तो आप स्पीड में चेंज करो। एक समान त्वरण गति, किसी वस्तु की एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा हो तो इसे आप एक समान त्वरित कहते हैं, इसे आप एक समान त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जीरो एक्सप्रेशन दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी वस्तु की गति से एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, एक समान, जैसे चिकनी सतह से लुढ़कते गेंद की गति। चिकना सतह है, उसमें गेंद जो है वो लुढ़कती जा रही है, तो रुकेगी कैसे वो? एक्सेलरेशन नहीं है ना। मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वो एक समान त्वरण गति उत्पन्न करते हैं। अगर कहीं पर इसमें एक्सेलरेशन चेंज हुआ, अगर एक्सेलरेशन इसमें चेंज होता है तो आप देखते हैं कि ये जो दुनिया है वो तो हिल जाएगी, दुनिया हिल जाएगी ना। अगर इसमें एक्सेलरेशन हो गया, अगर सेम स्पीड से नहीं गया और सेम डायरेक्शन में नहीं गया, किसी वस्तु की गति से भिन्न भिन्न त्वरण उत्पन्न हो उसे आप असमान त्वरित गति कहते हैं। जैसे रेस में दौड़ती हुई कार, खुरदरी सड़क से गुजरती हुई बस, तो उसका क्या है? असमान त्वरित गति से, क्योंकि उसकी बीच बीच में जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। खुरदरी सड़क से गुजरती हुई बस आप क्या देखते हैं कि आप अपने घर जा रहे हैं और आपकी जो सड़क है वो पक्की नहीं है, तो कभी ड्राइवर जो है, जब आप अच्छे से रोड आ रहा है दूसरा गियर लगा रहा है, तीसरा गियर लगा रहा है, लेकिन जब बिल्कुल खराब आ रहा है, गड्ढे आ रहे हैं, बिल्कुल पहले गियर पर आ रहा है, बिल्कुल आराम से बस चल रही है, भैया आपको धक्का ना लगे, बस इधर उधर ना गिर जाए आप। तो इसका मतलब वो क्या है? वो असमान त्वरित गति से, यहाँ पर चेंज क्या हुआ? यहाँ पर चेंज हुआ स्पीड। रेस में दौड़ती हुई कार, रेस में दौड़ती हुई कार एक सीधी डायरेक्शन में नहीं जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि वो भैया उसे मोड़ मोड़ है, उसे जो रेस है कैसी होगी वो, उसे बहुत मोड़ मोड़ है, तो एक ही स्पीड से तो नहीं जा सकती है वो, और उसको डायरेक्शन भी चेंज करनी है अपनी। तो यहाँ पर जो रेस में दौड़ती हुई कार है उसको अपनी स्पीड भी चेंज करनी है और उसको अपनी डायरेक्शन भी चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जा रहा है वो, इसमें एक गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पर उसको अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी और उसको स्पीड भी कम करनी पड़ेगी। मोड़ पर आप देखते हैं कि ड्राइवर जो है वो स्पीड कम कर देता है। अगर उसी स्पीड से जाएंगे तो भैया गाड़ी तो सड़क के नीचे चली जाएगी और फिर आप पहुंचेंगे हेवन, हो सकता है हेल पहुंच जाए, दोनों जगह में एक जगह तो पहुंचेगी ही। तो उसे आप कहते हैं त्वरित गति। यहाँ पर क्या हो रहा है? त्वरण में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है? या तो आप गति चेंज करेंगे, या तो आप स्पीड चेंज करेंगे, या तो फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो ही यहाँ पर हो रहा है। एक समान किसमें होती है? एक समान इनमें होती है। असमान किसमें होती है? त्वरित गति। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आप देखेंगे ये अपने जो स्पीड है ये कम कर देंगे, वैसे ही ड्राइवर की बात आ रही है यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए आपको ये तीन याद रखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। यहाँ पर v जो है इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है। टाइप ऑफ मोशन कैसे हो सकते हैं? देखो, एक हो सकता है लीनियर मोशन, किसी एक सीधी डायरेक्शन में, कभी सीधी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रहा है, तो आपका लीनियर मोशन हो गया। रेसिप्रोकल मोशन क्या हो गया? बैक एंड फोर्थ मोशन। ऑसिलेटिंग मोशन क्या हो गया? ऑसिलेशन जैसे घंटी बजती है ना, पुराने जमाने में जैसे घंटी बजती थी, ऑसिलेटिंग, वैसे भैया 12 बज गए, देखा होगा आपने। रोटेशनल मोशन क्या होगा? बिल्कुल रोटेट हो रहा है। तो फैन एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का, मेट्रोनोम है जो एग्जांपल है ऑसिलेटिंग मोशन का। इस तरीके से आप एग्जांपल याद रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है और उसे बल कहा जाता है। बल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं आपकी, और सिर्फ डायरेक्शन भी है इसमें। ठीक है, तो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लाने के लिए आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। जब भी आप किसी वस्तु किसी किसी भी मैटर की या किसी भी चीज की पोजीशन आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तब तक चेंज ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बुक पड़ी हुई है, अब आप उस बुक को अपने बैग के अंदर रखना चाहते हैं या बैग से बाहर निकालना चाहते हैं, आपको बाह्य फोर्स लगानी पड़ेगी, तब तक वो मूव नहीं कर पाएगी। अब खुद तो मूव नहीं करेगी ना, खुद मूव नहीं कर सकती, तो आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी उसमें मूवमेंट होगी।
तो उसे आप क्या कहते हैं, बल कहते हैं। फोर्स इन एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग अ बॉडीज स्टेट और ऑफ रेस्ट और मोशन, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। जैसे पुश और पुल, वहां पर तो आपको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हो रहा है और मोशन भी हो रहा है। The quantity of force is expressed by a vector product of mass and acceleration. The equation or the formula for force can mathematically be expressed in the form of F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. Force क्या हो गया, mass into acceleration, mass और acceleration का, और उसका मात्रा क्या हो जाएगा अब, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर केजी, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन का क्या हो फॉर्मूला होता है, एक्सेलेरेशन का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का क्या होता है, किलोग्राम। फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन। आप इसको न्यूटन में मापते हैं। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्मूला इस तरीके से है। यूनिट ऑफ फोर्स इन द सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स, सीजे सिस्टम जो आप कहते हैं, फोर्स इज एक्सप्रेस इन डाइन। सीजे सिस्टम में फोर्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डाइन से फोर्स एक्सप्रेस करते हैं। जो आपने सीजे सिस्टम में देखना अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पर आप सीजी सिस्टम सर्च कर सकते हैं। इन द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स। इसको न्यूटन में एक्सप्रेस किया जाता है एसआई यूनिट में, इसलिए एग्जांपल की जरूरी हो गया। अब टाइप ऑफ फोर्स कैसे हो सकती है, एक टाइप ऑफ फोर्स हो सकती है कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। एक हो सकती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तो है कि भैया आपको अप्लाइड फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है फोर्स कहीं पर। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिक्सर मारना है। सिक्सर मारना है तो आपको बॉल को टच तो करना ही पड़ेगा बैट से, जब तक टच नहीं करेंगे तो आपकी विकेट जाएगी फिर। तो अप्लाई कर रहे हैं ना आप फोर्स, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है, बॉल और बैट के बीच में जब कॉन्टैक्ट हो गया तो आप क्या कर रहे हैं, वो हो गया आपके बीच में जब इंटरेक्शन हो बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड टच। नॉन कॉन्टैक्ट क्या हो गया, अट्रैक्शन। आपने किसी लड़की को देखा, दूर से देखा, अब ऐसा नहीं आपने छुआ उसको, दूर से देखने पर वो अट्रैक्शन आ गया आपके अंदर, ये तुमसे तो अट्रैक्शन हो गई है बहुत, एक फोर्स फील हो रही है, तो उसे आप क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है, ऊपर बॉल फेंक दिया वो नीचे आ गया, सेब ऊपर था वो नीचे आ गया, सेब ऊपर था पकने पर वो नीचे आ गया। नीचे कैसे, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुई, लेकिन वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि भैया पृथ्वी के जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे को लग रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बल के प्रकार कैसे हो सकते हैं, या तो आपका बैलेंस हो सकता है, अनबैलेंस हो सकता है। बैलेंस फोर्स का मतलब ये हो गया कि भैया इस तरफ से बराबर, इस तरफ से भी बराबर जोर लग रहा है। यहाँ एक लड़की है, दो लड़के हैं, एक लड़की है, दो लड़के हैं, बराबर फोर्स लग रही है 300 न्यूटन की, तो दोनों चीजें बैलेंस हो रही है। ठीक है, इस तरीके से कि भैया एक हेलीकॉप्टर बराबर खींच रहे एक दूसरे को, तो कुछ नहीं होगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगी। और असंतुलित फोर्स क्या हो जाएगी, जब यहां से ज्यादा फोर्स लगेगी, यहाँ दो हेलीकॉप्टर लग गई, यहाँ एक ही हेलीकॉप्टर है, रस्सी दोनों बंधी हुई थी, रस्सा कसी चली हुई है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पर महिलाएं हैं, तो पुरुषों ने इधर की उसको खींच दिया, तो वो कैसे होगी, नॉन बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जर्वर। जब दो वस्तुएं गतिमान होती हैं, जब दो वस्तु क्या होती हैं, गतिमान होती है, तब एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। अर्थात वस्तु के सापेक्ष वेग वह वेग है जिस वेग से वस्तु से देखने पर वो वस्तु चलती हुई प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि भैया एक गाड़ी जो है इधर की ओर जा रही है, दूसरी गाड़ी भी इधर की ओर जा रही है, अब इसने स्पीड बहुत ज्यादा खींच ली, है ना, आपको लगेगा भैया ये तो बहुत उड़ते हुए चली गई, और आप फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और दूसरी कार जो है इस डायरेक्शन में आ रही है, आपको लगा कि भैया इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गई, इसमें आपकी स्पीड भी थी, उसकी स्पीड भी थी, लेकिन आपको ये लगा कि भैया उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा थी। और वो क्यों लगा आपको, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, इसकी वजह से। जैसे ये दो गाड़ियां हैं, इधर की ओर जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कार है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और ये जो कार है वो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अब यहाँ से आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वी ए कितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये जो है वी ए है और ये वी बी हो गया, तो आपने कर दिया 100 माइनस 80, आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। जो ऑब्जर्व करने वाला है बी जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो वी बी है, ये क्या है, ऑब्जॉर्व करने वाला। इस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं,
आप देख रहे हैं कि ये जो वी ए है कितनी स्पीड से जा रहा है, आपको क्या लगेगा कि ये इतनी स्पीड से और फास्ट जा रहा है, ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जर्वर आपने ए को मान लिया, अभी तो ऑब्जर्वर वी है, ऑब्जर्वर ए को मान लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए कर देंगे आप, तो वी बी कितना है 80 माइनस 100, 80 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है स्लो, वेव की जो स्पीड है वो कितनी है -20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, की स्लो स्पीड से ये आगे क्यों जा रहा है, यहाँ पर क्या है इतनी फास्ट स्पीड से आगे को जा रहा है अगर इसकी स्पीड इतनी है तो, है ना। और दूसरे केस में अगर मान लीजिए गाड़ी एक इधर जा रही है एक इधर गाड़ी जा रही है, तो आप क्या करेंगे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, और ये वी ए प्लस वी बी कैसे आया, देखो ये कैसे आया, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं मैं, समझ समझ जाएंगे आप। वी ए प्लस वी बी, क्योंकि ये जो वी बी है ये कैसे जा रहा है, हमने देखा पहले क्या दिखा था हमने, वी ए माइनस वी बी, ये देखा ना हमने, पहले तो यही देखा हमने, में जा रहा है, देखो वीबी जो है वो, वीबी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस वीबी कर दिया, तो वी ए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया वीबी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। जब आप इसको इस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन की, अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 10.8 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ रोड पैरेलल टू अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, अलोंग द ट्रैक a train of length a train of length 150 is moving meter is moving in the opposite direction, the cyclist takes 9 seconds to cross the length of the train, find the speed of the train। तो कैसे करेंगे आप, the speed of the cyclist कितनी है 10.8 मीटर पर 10.8 किलोमीटर पर आवर, जितनी है स्पीड हमारे पास दी हुई, तो आपको क्या करना है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। The direction of the motion of the cyclist is taken as the opposite direction, opposite में पॉजिटिव डायरेक्शन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है माइनस वी इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट रिलेटेड टू द ट्रेन, तो यही हमने ऊपर किया था वी बी प्लस वी ए प्लस वी बी, वही तो यहाँ फॉर्मूला लगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 प्लस वी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस वी आ गया। लेंथ हमारे पास दी हुई है 150 मीटर और टाइम हमारे पास दिया 9 सेकेंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 3 प्लस वी जो हमने यहाँ पर देखा, और डिस्टेंस कितना है आपके पास 150 डिवाइड बाई 9, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 3 प्लस वी इज इक्वल टू 16.66, वी इज इक्वल टू 16.66 माइनस 3, और आपके पास आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 13.66, 13.66 एग्जाम के लिए जरूरी हो गया। वैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। अब आते हैं न्यूटन के लॉ पर। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उसे आप कहते हैं जड़त्व का नियम, दूसरा न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ क्या कहते हैं संवेग का नियम, तीसरा कहते हैं आप प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इस न्यूटन के कब दिए, ये उनकी एक बुक लिखी गई थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक बुक में 1987 में उन्होंने 1687 में उन्होंने ये फॉर्मूले दिए थे। तो पहला क्या कहता है, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया के बारे में कह रहा है, जड़त्व का नियम कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने देखा कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, और हमने देखा कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो इस पर जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो या तो, अगर देखो फोर्स लगी तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, नहीं तो वो अपने रेस्ट पर ही रहेगा, पोजीशन चेंज करेगा तो रेस्ट पर रहेगा। क्या कह रहा है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड या वस्तु अपनी विराम अवस्था में एक या समान रेखीय गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, इसे आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, प्रथम लॉ कहते हैं। उदाहरण 1 क्या है कि अचानक ट्रेन के चलने पर ट्रेन में बैठे व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं, और दूसरा लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ पीछे दौड़कर उछलता है, और तीसरा जमीन पर रखी फुटबॉल को किक मारने पर वो चलती है। अब जड़त्व क्या होता है, जड़त्व पहले तो जड़त्व समझना पड़ेगा, फिर ये आपको ये समझ आएगा नेक्स्ट वाला। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है, जिसके कारण वस्तु क्या कर रही है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में रहती है। ठीक है जी।
अतः परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है और जड़त्व की माप द्रव्यमान है, अर्थात भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता और हल्की वस्तु का जड़त्व जो है वो कम होगा। इंपॉर्टेंट। परिवर्तन अतः परिवर्तन का प्रतिरोध जो है वो जड़त्व है। अब परिवर्तन का प्रतिरोध हल्की वस्तुओं में कम होगा, भारी वस्तुओं में ज्यादा होगा। इसीलिए जड़त्व जो है भारी में ज्यादा होता है, हल्की में कम होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन। जैसे कि आपने इसको देखा, यहाँ पर एक कार्ड लगाया, उसके ऊपर सिक्का लगा दिया, एक इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया। अब क्या होगा, जब आपने से कार्ड को मूव किया, तो आपने कार्ड को मूव किया, ना कि सिक्के को मारा था आपने, सिक्के को नहीं मारा, तो ये कहेगा कि भाई हमने मोशन में नहीं जाना है, हम तो रेस्ट पर ही रहेंगे। जड़त्व का नियम, हम टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट, आपने इसको कार्ड को मारा, आई को गया, लेकिन जो कॉइन था वो नीचे पानी में चल गया। ऐसे ही क्या कहते हैं, every inanimate their body contain its state of rest or a uniform motion in its straight line unless an external unbalanced force acted on it। जैसे कि यहाँ पर बस स्टार्ट होती है, तो बस स्टार्ट होते ही आप पीछे की ओर मूव करते हैं। आप क्या करते हैं, पीछे की ओर, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, अब बस स्टार्ट हुई, बस आगे की ओर मूव करना शुरू हुई, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो वहीं पर रहना चाहती है, आपकी बॉडी वहीं पर रहना चाहती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन स्टार्ट हुई तो आप क्या हो जाएंगे, पीछे की ओर मूव कर जाएंगे। अब बस चल रही है, चल रही है, एकदम से ब्रेक लग गई। एकदम से जब ब्रेक लगी तो बॉडी आपकी क्या कर रही है, मूवमेंट में है, मोशन में है। तो अब जब ब्रेक लगी, बस रुकी, तो आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं रहना, आपकी बॉडी जो है वो भी मोशन में रहना चाहती है, लेकिन ब्रेक लग गई है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आगे की ओर मूव करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देख लिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन टू वेरिएबल। एक्सेलरेशन जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, टू वेरिएबल। पहला, नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड द मास of an object. The acceleration of the object depends directly. Acceleration of the object depends directly upon the net force applied of object and inversely upon the mass of the object. As the force acting upon an object is increased, the acceleration of the object is increased. Sorry. ठीक है, तो चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु या पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। लगाए गए बल के समानुपाती होती है और वेग संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाए। तो ये तो समझ में आ गया, तो संवेग की जो दिशा होती है वो तो वही होगी ना, मोमेंटम की दिशा तो वही होगी जिसपे आपने बल लगाया होगा। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के को संवेग का नियम भी कहते हैं, मोमेंटम का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन की गति के दूसरे नियम को बल का व्यंजक कहते हैं। क्या होता है ये फर्स्ट लॉ, ये कह रहा है कि जो नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, एफ नेट जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इज इक्वल टू मोमेंटम के बराबर होगी, नीचे टाइम कह रहा है ये, और ये क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, सॉरी ये हो गया आपका, ये जो है पी इज इक्वल टू एम बी। मोमेंटम किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू एम। मोमेंटम किसके बराबर होता है, m इंटू वी। यहीं पर देखेंगे जरा, जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, किस, जैसे हमने देखा फर्स्ट नियम, तो फर्स्ट नियम को समझने पहले आपको जड़त्व का नियम समझना था। जड़त्व का नियम ये कह रहा था कि कोई वस्तु जो है वो स्थिर रहना चाहती है अपनी जगह पर, फिर आपको फर्स्ट नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम समझने वाले संवेग या मोमेंटम समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। यानी कि संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग, P इज इक्वल टू एम बी। जितना किसी का मास होगा, कि जितनी किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो उसका मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। जितना है ज्यादा है उसमें द्रव्यमान, जितना ज्यादा होगा या जितनी वेलोसिटी होगी। यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु दो समान भारी वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। द मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट्स मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, P इज इक्वल टू एम बी। और मोमेंटम जो है वो वेक्टर है, और इसका जो फॉर्मूला है, सॉरी इसका जो ये है वो ये है, यूनिट 15 kg, नो मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम। 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यहाँ पर ज्यादा स्पीड हो रही है, देखो स्पीड बढ़ रही है ना, एम बी। वी कहां पर डालेंगे आप, इधर
तो जब ये ज्यादा होगा इसका मतलब ये भी तो ज्यादा ही होगा। मोस्ट मोमेंटम कहाँ होगा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख के ये एम बी पर रख के रखो, तो यहाँ पर क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, इसका मतलब मोस्ट मोमेंटम यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगा, मोमेंटम यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये कर रहा है, baseball experiences large resultant force to accelerate quickly to a home run. Lawn movers need to push to accelerate over long grasses and weeds. इसको फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है, तब जब मास ज्यादा हो रहा है तो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। फिल्डर हैंड पुलिंग बैकवर्ड्स, ये यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर इसने ये हाथ यहीं पर रखा तो इसको बहुत ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम बी, P उतना ही ज्यादा होगा जितना M ज्यादा होगा या V ज्यादा होगा। तो ये क्या करता है, इस V को कम करने के लिए, इस V को कम करने के लिए हाथ पीछे क्यों ला देता है, और V जो है वो उतने में कम हो जाता है। जितना V कम होगा उतना मोमेंटम कम होगा, फिर संवेग उतना कम होगा, उसको दर्द भी उतनी कम होगी। फिर यहाँ पर इसको फोर्स अप्लाई देखो, यहाँ पर इसको 40 kg का है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, कम फोर्स। यहाँ पर मास ज्यादा है 400 kg का, तो फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। और गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि एक वस्तु क्रिया के रूप में, क्रिया और प्रतिक्रिया की बात होती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लॉ इंप्लाइज सर्टेन सिमेट्री इन नेचर। जैसे कि ये है इक्वल एक्शन और रिएक्शन की जहां पर बात होती है, ये आपने पढ़ा ही है। दीवार है, ये दीवार जिन पर जितना आप फोर्स लगा रहे हैं, दीवार आप पर भी उतना जोर लगा रही है। गन चलाई आपने तो गन पीछे की ओर भी जाती है। वैसे आप जब चल रहे हैं तो फ्लोर आपको पुश कर रहा है, जैसे आप फ्लोर को पुश कर रहे हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हाट, तो ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, यहाँ पर आप फिर से भी इनको कर सकते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस पर कार्य करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया। फिर है आपके पास ये वाला, इससे आगे हम करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।